हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि सामाजिक जो शोध होता है, सोशल रिसर्च, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है और सबसे अंतिम कि प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग अपने जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि सभी हम जानते हैं कि जो हम लोग सामाजिक शोध करते हैं, रिसर्च करने के बाद, तथ्य इकट्ठे करने के बाद जो प्रविधियाँ इकाइयों को चुन लेते हैं, उसके बाद सबसे अंतिम लास्ट होता है निष्कर्ष को लिखना या रिपोर्ट की राइटिंग करना। शोध प्रतिवेदन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसको क्यों लिखते हैं? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अध्ययन के परिणामों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की समझ उन्हें पर्याप्त विस्तार से प्रस्तुत करना। एक एक स्टेप कैसे हुआ है उसके सारे रिपोर्ट में इसको लिखा जाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पाठक जो उसको पढ़ता है उन तथ्यों को समझने और निष्कर्षों की वैधता का स्वयं मूल्यांकन वो कर सके। शोध प्रतिवेदन के कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। तो शोध प्रतिवेदन क्यों करते हैं या उसके उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले यही है कि इसमें कि ज्ञान को, जो आपने नॉलेज इकट्ठा करी है, तथ्यों का संकलन करने में जो नॉलेज इकट्ठा करी है, उन नॉलेज को लिखित रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना। सेकेंड आपके आ गया कि जो संभावित शोध हैं, आप जब कहीं किसी सामाजिक शोध करते हैं तो आप जब शोध की रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आप उसमें से कई संभावित जो शोध है उनको भी निकाल लेते हैं। तो उनको ये जो आपका सामाजिक शोध होता है वो कई अन्य शोध है ना, उससे संबंधित कई अन्य शोध के रास्ते भी खोल देता है। प्रतिवेदन लिखने में उन पद्धतियों प्रविधियों का मूल्यांकन हो जाता है जो आपने उसमें यूज़ की हैं कि वो सही हैं या नहीं सही हैं, तार्किक हैं या तार्किक नहीं है, तो उन प्रविधियों का भी यहाँ पर मूल्यांकन हो जाता है। शोध जो प्रतिवेदन होता है उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के तथ्यों में व्याप्त कार्य और कारण के संबंध को इस प्रकार स्पष्ट करना होता है जिससे समान व्यक्ति किसी विशेष समस्या के उत्तरदायी जो कारण हैं उनको समझ सके, आसानी से आप उसको सरल भाषा में समझा सकें। शोध प्रतिवेदन का जो अंतिम उद्देश्य होता है अध्ययन से जो प्राप्त होते हैं निष्कर्ष, उनकी वैधता की जांच ही ये करता है। तो हम अब बात करते हैं जो प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु है, इसको यानी कि प्रतिवेदन में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये हम आज बात कर देते हैं। या आप ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या आप कोई शोध रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए ये कि एक आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है। तो पीवी यंग ने यहाँ पर, हमने पीवी यंग का लिया है कि पीवी यंग ने यहाँ पर जो अंतर्वस्तु विश्लेषण में क्या क्या उन्होंने रखा है स्टेप, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पीवी यंग ने कहा है कि जो रिपोर्ट राइटिंग आप लोग लिखते हैं, प्रतिवेदन जो लिखते हैं, उसमें सबसे पहले प्रस्तावना अथवा भूमिका लिखी जाती है। प्रस्तावना में आप क्या क्या लिखेंगे? अध्ययन की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण वहाँ पर देंगे। अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, आप क्यों करना चाहते हैं ये अध्ययन, उसके बारे में लिखेंगे। सूचनाओं की जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं उसके बारे में यहाँ इनपुट करेंगे। और अध्ययन का क्षेत्र, आपने किस अध्ययन क्षेत्र को लिया है, यहाँ पर इनपुट हम करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है आपका उपकल्पनाओं का निर्माण, यानी कि हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, उसके बारे में जो अभी आप अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन से संबंधित हाइपोथेसिस का यहाँ पर निर्माण करेंगे। थर्ड स्टेप जो होता है उसका, उसमें है अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं उनको सुनिश्चित करना है, यानी कि आप जो अध्ययन की इकाइयाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें से आप किसको लेंगे, किसको लेंगे कि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इस तरह के जो अध्ययन होते हैं आप इसमें से कौन सा अध्ययन चुन रहे हैं, किन इसको सुनिश्चित करेंगे और उसकी स्पष्ट सुनिश्चित परिभाषा भी आप देंगे अपनी रिपोर्ट राइटिंग में।
अध्ययन की जो प्रवृत्ति प्रविधियाँ हैं उनका संक्षेप में विवेचन करेंगे। जो भी आप अपने अध्ययन से संबंधित जो भी प्रविधियाँ यूज़ कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो अवलोकन की जो दशाएँ हैं वहाँ पर क्या क्या रही हैं अवलोकन की दशाएँ, उनका विवरण देंगे। अगर आप निर्मित अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं तो निर्मित जो अनुसूची है उसके प्रकार, है ना, उसके जो प्रकार होते हैं वो वे दशाएँ जिसमें इसका इन सूचनाओं का संकलन किया गया है, उन दशाओं का विवरण भी यहाँ पर आपको देना होगा। व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं तो जो व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी जो कर रहे हैं उसको कहाँ से आपने उसके सोर्स को प्राप्त किया है, सूत्र उसके क्या हैं, वो यहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे उन चीज़ों को कि जहाँ जहाँ से आपने ये चीज़ें ली हैं। सांख्यिकीय आंकड़े जहाँ से वो प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, जहाँ से सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त किए गए हैं वहाँ पर भी इसका यहाँ पर विवेचन करेंगे। उपयोग में लाएगी अनुमापन प्रविधियाँ, आपने जो अनुमापन है उसमें कौन सी प्रविधि का यूज़ किया है, यहाँ पर अगर आपने किया है तो उन प्रविधियों का आप यहाँ पर संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देंगे। 5th स्टेप है आपका तथ्यों की जो प्रयोगात्मक विवेचन की संक्षिप्त रूपरेखा तथा प्रयोग के लिए उपयोग में लाई गई प्रविधियों की विवेचना यहाँ पर हम करते हैं। अगला है अध्ययन से प्राप्त प्रमुख परिणाम। क्या क्या आपने अध्ययन से प्राप्त जो तथ्य संकलन किया था उसके प्रमुख परिणाम क्या सामने आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। परिणामों से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, पहले परिणाम लिखेंगे और उसके निष्कर्ष, अंततः आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। आपने जो सामाजिक दशाएं जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो सामाजिक दशाओं से संबंधित जो आपका विषय है उस पर आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, सबको ध्यान में रखते हुए उस निष्कर्ष को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर विशेष टिप्पणियाँ, कुछ विशेष टिप्पणियाँ अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण में आने वाली समस्याएं, आप अगर कोई समस्या आई है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं विशेष टिप्पणियों में। संकलित जो तथ्यों में असंभावित असंगतियाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकती है अध्ययन क्षेत्र में, उन चीज़ों को यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसी संदर्भ में कुछ विषयों पर भावी अनुसंधान कार्यों के लिए सुझाव। आपने परिणाम लिया, उसके बाद आपने उन सभी परिणामों से आपने एक निष्कर्ष निकाला। फिर निष्कर्ष निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, आपको लग रही हैं कि अगर ये दिक्कतें इन चीज़ों से दूर हो सकती हैं तो आप उसे सुझाव के रूप में दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह से चीज़ों को किया जाए। अब बात आती है 9th स्टेप की, अध्ययन में उपयुक्त पाए गए संदर्भों की सूची। जो भी आपने अध्ययन विषय से संबंधित जिन पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है या जो पुस्तकें हैं, पांडुलिपियाँ हैं, इतिहास है, मौखिक इतिहास है, या कोई भी जो आपने यूज़ करी हैं अपने अध्ययन से संबंधित चीज़ों के लिए, उनके बारे में संदर्भ सूची देंगे आप अपने प्रतिवेदन में। उसके बाद लास्ट में आता है आपका परिशिष्ट लिखेंगे। परिशिष्ट में आप क्या आएगा, प्रश्नावलियाँ हैं, प्रतिवेदन में जो चयनित सूचनादाताओं हैं, इसी प्रकार के अन्य विवरणों का यहाँ पर समावेश हम कर देंगे सबसे लास्ट में जो परिशिष्ट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि कैसे लिखा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि प्रतिवेदन जो हम तैयार करते हैं, जो रिपोर्ट तैयार हम कर रहे हैं, उसमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं, नहीं तो त्रुटि हो सकती है आपके। तो सबसे पहला है कि जो रूपरेखा का निर्माण करते समय प्रतिवेदन में जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिन शब्दों का आपने बहुत ज़्यादा भार दिया हुआ है, उन उपयुक्त शब्दों को आप सुपरिभाषित करिए स्पष्ट भाषा में। ऐसा ना हो कि आप जो स्पष्ट भाषा में आप यूज़ कर रहे हैं, हर व्यक्ति उसका अलग अलग मतलब निकाला है। यानी कि आप उसको इस तरह से परिभाषित करिए कि जो आप समझाना चाह रहे हैं वही लोग भी समझे पढ़ के। पाठकों की प्रकृति को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पाठक होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है और किस तरह उन चीज़ों को समझ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कोई ग्रामीण प्रवेश का होगा और आपने आधुनिक तकनीक शब्दों का यूज़ कर लिया वहाँ पे, तो शायद वो समझ ना सके। तो पाठक गण को विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि आपका जो शोध है वो कौन लोग पढ़ सकते हैं, कौन लोग के द्वारा पढ़ा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे
तो आपकी जो भाषा होगी, जो तकनीकी शब्दों का आप यूज़ करेंगे वो भी सरल होंगे। अगली बात है कि शोध प्रतिवेदन में ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अध्ययन की सीमाएं क्या क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्ययन की अपनी ही कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को यहाँ पर स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है। शोध प्रतिवेदन की जो भाषा है इस प्रकार होनी चाहिए जिसे पाठक शब्दों के आडंबर में और भाषा की जो नाटकता है उसमें न खोकर अपने आप को वास्तविक तथ्यों पर केंद्रित कर सके, है ना। रहस्यमय शब्दों का आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसे भटकाव हो सकता है पाठकों का। तो वास्तविक तथ्यों का आप यूज़ कर रहे हैं तो जो शब्द हैं उनको भी यथा तथ्य आप यूज़ करें, ताकि जो है ना पाठकगण ऐसा ना हो कि जो आप रिसर्च चाह रहे हैं, जिसके पर्पस से आपने रिसर्च किया है वो पर्पस ही कहीं गुम हो जाए। प्रतिवेदन सांख्यिकी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सांख्यिकी के प्रयोग का संबंध वैज्ञानिकता से होता है। आप जब कोई भी ऐसे परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव जो थ्योरी होती है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब गुणात्मक अध्ययन भी लोग करते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्वालिटेटिव वो जो आप स्टडी होती है उसको भी क्वांटिटेटिव स्टडी में बदलने के लिए सांख्यिकी का यूज़ किया जाता है, ताकि जो आपका अध्ययन है वो वैज्ञानिक लगे या वैज्ञानिक हो जाए। तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो प्रतिवेदन लिख रहे हैं उसके कुछ स्टेप लिखने के बाद एक दो स्टेप कंटिन्यू करके फिर आपने उसी स्टेप को दोहरा दिया। तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। प्रतिवेदन में यांत्रिक साधनों यानी कि मानचित्रों, चार्ट है और रेखा चित्र हैं, इनका भी अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे संक्षिप्त अध्ययन आपका बहुत बचत हो जाएगी लिखने की और लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्ययनकर्ता को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय उन सभी पक्षों और उनसे संबंधित नवीन क्षेत्र का उल्लेख करना चाहिए जिसमें नवीन शोध हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जब रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो या रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको लगे कि ये चीज़ों पर भी अध्ययन किया जा सकता है, यहाँ पर भी चीज़ों को जानना आवश्यक है। तो अगर आप खुद ही इस बात को उल्लेख करेंगे, जब प्रेजेंटेशन करते हैं आप खुद ही इन बातों को उल्लेख करेंगे तो जो अन्य लोग हैं उनके लिए एक नवीन मार्ग खुल जाएगा। इससे शोध से संबंधित जो अन्य विषय हैं उन पे शोध करने के लिए रिपोर्ट भौतिक रूप से आकर्षक होनी चाहिए, यानी कि जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं वो देखने में भी सुंदर होनी चाहिए। यानी कि प्रतिवेदन की जो टाइप है, आप जो टाइपिंग करते हो उसमें त्रुटियां ना हो, है ना, उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ जो आप पेजेस यूज़ कर रहे हैं वो समुचित आकार के हों। जो पेज की लंबाई चौड़ाई एक वैज्ञानिक जो प्रॉपर दी गई है वो उसी के आधार पर होनी चाहिए। विशेष सामग्री से संबंधित चित्रों को उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए एवं रिपोर्ट की जो जिल्द है वो भी सुंदर होनी चाहिए और उस पर जो आपका शोध रिसर्च जो भी आपका शीर्षक लिखा जाता है वो भी सुंदर और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिवेदन जो होता है, रिपोर्ट राइटिंग जो हम लिखते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, समस्याएं भी आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इसमें यही है कि भाषा संबंधी समस्या यहाँ पर आती है। इसका मतलब ये है कि जब शोधकर्ता कभी शोधकर्ता से वैज्ञानिकता अपने शोध में वैज्ञानिकता लाने के लिए कहा जाता है कि आप कुछ तकनीकी शब्दों का यूज़ करें, और वैज्ञानिकता तभी लोग समझते हैं कि जब तकनीकी शब्दों का उसमें यूज़ किया गया हो। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब तकनीकी शब्दों का आप जो पाठकगण हैं, आप जिनके लिए बनाए हैं, वो ही इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तब बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है भाषा संबंधी, क्योंकि आपको वैज्ञानिकता लाने के लिए तकनीकी शब्दों का यूज़ करना होता है और शब्दों को भी इस तरह से सरल ढंग से परिभाषित करना आवश्यक होता है कि ताकि सभी लोगों को जो ये पढ़ रहे हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तकनीकी शब्दों की समस्या सेकेंड है आपका तकनीकी शब्दों की समस्या, अर्थात इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सभी समाज वैज्ञानिकों में जो तकनीकी शब्द यूज़ किए जाते हैं वो सभी समाज के वैज्ञानिकों में अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है।
हर व्यक्ति उसको, हर समाज में एक शब्द को अलग अलग रूप से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक जो सार्वभौमिक तथ्य होते हैं उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सामाजिक शोध का जो शोध होता है वो कभी कभी ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जो अत्यधिक सत्य एवं वैज्ञानिक होते हैं, परंतु हम रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं कर पाते हैं, है ना, जिक्र नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम जब सामाजिक शोध, भ्रष्टाचार है, क्राइम है, अगर आप इस पे शोध करने जाएं तो बहुत सी सच्चाइयाँ उजागर हो जाती हैं, जो आपके उत्तरदाता हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन जब आप निष्कर्ष देते हैं तो हम वो चीज़ों को उल्लेख नहीं कर पाते वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के मान लीजिए कि हमने रिसर्च के दौरान जो हमारे जो रिपोर्ट, जो हमने उत्तरदाताओं को चुने, उन्होंने कहा कि जो भारत में है वो जो न्याय होता है वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और वो सही ढंग से फैसले नहीं सुनाते हैं। अगर आप इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग में अगर इसको इनपुट कर दिया तो हो सकता है कि जो भारत के जो वर्तमान न्यायाधीश, जो प्रशासन है, वर्तमान जो प्रशासन व्यवस्था है, वो आप पे मानहानि का दावा कर दे, है ना। तो इस तरह की समस्याएं भी यहाँ पर आ जाती हैं। शोधकर्ता का जो व्यवहार है वो तटस्थ होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जो जेंडर है, अपना जो समाज है, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसके इर्द गिर्द अपनी धर्म है, इस तरह की जो विचार है वो कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होता है। लेकिन अपने शोध रिसर्च में वो पूरी मतलब प्रभावित ना हो, वो जैसा शोध कर रहा है उसी तरह से शोध प्रस्तुत कर सके, ये बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। असंभव नहीं कह सकते हैं, लेकिन कठिनाई बहुत हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता है। तो पक्षपात रहित होकर प्रतिवेदन लिखना भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। प्रतिवेदन लेखन की जो अंतिम समस्या है उसमें है सांख्यिकी की समस्याएं। जो सांख्यिकी आपने स्टैटिकल यूज़ किया है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो समूहों में पाए जाने वाले अंतर को हम यहाँ पर दर्शाते हैं सांख्यिकी द्वारा, संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा, कि 1.5 अथवा 2.5% है, तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उनका जो प्रेजेंट में है, यानी कि व्यवहार में है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लमों को आप बहुत सावधानी से रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय बहुत सावधानी बरत कर आप इनको दूर भी कर सकते हैं। ऐसा असंभव नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सावधानी बरती है हर एक चीज़ पर, हर चरण पे आपने सावधानी बरती है, तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत बढ़िया होगी और आप उसमें कोई त्रुटि भी नहीं होगी। लेकिन बस यही है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगली क्लास हम लोग कल करेंगे। तो लगभग ये आपका कोर्स मुझे लगता है फिल हो गया है, और देखते हैं अगर एक दो टॉपिक बनते हैं तो इस पर कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास फिल हो चुकी है आपकी। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जाने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।